नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। और 72वें गणतंत्र दिवस पर सभी दोस्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम करेंगे टेक्निकल हेल्पर के 25/8/2000 जो 18 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सीधा अनुपाती होता है। तो ये बताना है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है जो मूविंग आयरन का होता है, मूविंग आयरन का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वह समानुपाती होता है। तो इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जो एम आई टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो पैमाना होता है वो किस प्रकार का होता है? अरेखीय अरेखीय पैमाना होता है। ये ध्यान रखिए, अरेखीय पैमाना होता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वह क्या होता है? धारा के इस वर्ग के क्या होते हैं? समानुपाती। धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करंट के वर्ग पर। और जो मूविंग कॉइल होता है, मूविंग कॉइल जो होता है वह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसका करंट के समानुपाती होता है। और मूविंग आयरन का जो करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वह आकर्षण व प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि जो मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो सिद्धांत होता है वह डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ध्यान रखें। और जो इसकी मूविंग आयरन की इसकी जो परास होती है वो 180 डिग्री क्या होती है? 180 डिग्री का इसमें क्या रहता है? पैमाने पर परास रहती है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिया गया कौन सा उपकरण एसी और डीसी दोनों में 1 वाट मीटर के रूप में कार्यकुशलता से काम करता है? तो दिया गया कौन सा उपकरण है जो बताइए एसी और डीसी दोनों पर क्या करता है? 1 वाट मीटर के रूप में कार्यकुशलता पर काम करेगा। तो ये बताना है, टेकोमीटर होगा या डायनेमोमीटर होगा, पायरोमीटर होगा या क्लैंप मीटर होगा या रोटामीटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायनेमोमीटर। जो हमेशा ध्यान रखिए, जो डायनेमोमीटर होते हैं वो एसी व डीसी दोनों पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखें। और जिसमें जो टेकोमीटर है ये क्या करता है? ये अपने शाफ्ट की अक्षीय घूर्णन की गति को मापता है। पायरोमीटर होगा ये उच्च तापमान को मापता है। क्लैंप मीटर होता है ये एक धारा को मापता है। और रोटामीटर ये पता नहीं इसका। तो एसी और डीसी दोनों पर जो वाट मीटर के रूप में कार्यकुशलता पर काम करता है वो होगा डायनेमोमीटर। ये ध्यान रखिए। इसकी जो संरचना होती है वो निम्न प्रकार से होती है। देखिए, इसकी जो संरचना होती है इसमें 2 कोयलें लगी हुई होती हैं और यहाँ पर लोड जुड़ा हुआ होता है। और इसके बाद में क्या होता है, यहाँ इसको दोबारा देखिए। इसमें क्या होता है कि एक करंट कोयल दूसरी करंट कोयल के सीरीज में जुड़ी हुई होती है। यहाँ लोड लगा हुआ होता है और यहाँ एक क्या होता है? एक प्रेशर कोयल जुड़ी हुई होती है। और ये क्या होता है? ये एक रजिस्टर के साथ उच्च प्रतिरोध एक रजिस्टर के साथ में क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखिए। इसमें जो एक करंट कोयल ये रहती है, एक करंट कोयल ये रहती है। तो ये एसी और डीसी क्या करता है? दोनों पर क्या करता है? ये काम करता है। ये होता है डायनेमोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है और एक परिपथ कहलाता है। तो वो बताना है कौन सा सर्किट है जिसमें क्या होता है? अनंत तो उसका क्या होता है? प्रतिरोध होगा। तो बताइए कौन सा होगा? ओपन सर्किट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, ग्राउंड होगा, बी और सी दोनों और जटिल। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो ओपन जो सर्किट होगा, खुला जो परिपथ होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? अनंत होगा और धारा का मान क्या होगा? 0 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओपन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओपन। और जो शॉर्ट सर्किट जो सर्किट होता है उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, लगभग कम हो जाता है। और धारा का मान अनंत हो जाता है, यानी उच्च हो जाता है। ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेगर को खास तौर पर को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बताना है कि मेगर को जो खास तौर पर मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन देखिए, बहुत अधिक प्रतिरोध मापता है या बहुत कम मापता है, पावर लाइन में ग्राउंड दोष मापता है या डीसी मोटर में ओवरलोड या विभवांतर। तो जो मेगर होता है वह हमेशा ध्यान रखिए, वह एक मेगा ओम में जो मेगा ओम होता है वो होता है 10 की घात 6 ओम होता है।
तो ये एक उच्च यानी बहुत अधिक प्रतिरोध की श्रेणी में आता है, मेगा ओम। तो ये क्या होगा, इसमें बहुत अधिक प्रतिरोध को क्या करता है, मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समांतर में जोड़े गए 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के रजिस्टरों का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए जो इसका प्रतिरोध होगा आर टी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस R3 में क्या करेंगे, इनके मानों को रख लेंगे और उसे सोल्व कर लेंगे। देखिए 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ 40। 40 में जब 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और जब 20 का जब 40 में भाग देंगे तो 2 बार, और 40 का 40 में देंगे तो 1 बार। तो ये ध्यान रखिए, जो ऊपर कितना हुआ है देखिए 5 और 1 6, कितना हो गया है 6 नहीं 7 हो गया, सॉरी 7। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, आर टी का मान निकालेंगे। वो मान था 1/RT का मान था, जबकि हम निकालेंगे आर टी का मान। तो देखिए जब आर टी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 40/7। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 7 पंजो 35, 5 कितना बचा 5, फिर हो गया 50, 7 7 49। तो 0.7 पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा, वो 50 हो जाएगा। और 5 7 और 7 7 49 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 पॉइंट फिर होगा 5.71 ओम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांस्टेंट और मैग्नीन एलॉय का इस्तेमाल जो मल्टीप्लायरों में मानक रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये होता है। तो ये बताना है कि जो कांस्टेंट और मैग्नीन एलॉय का जो इस्तेमाल मल्टीप्लायर मानक रजिस्टर बनाने में किया जाता है, तो उसको किया जाता है। तो बताइए उनका क्या क्या कारण है। किफ़ायती होता है, वह उच्च थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ होता है इसका, या निम्न ताप गुणांक होता है, या उच्च यानी चालकता होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए इसका जो क्या होगा, इसका निम्न ताप गुणांक होता है। तापमान पर इनमें क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका जो ताप गुणांक लगभग 0 होता है। तो ये ध्यान रखिए, कांस्टेंट और मैग्नीन ये मानक रजिस्टर बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका क्या होता है, निम्न तापमान गुणांक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिक प्रतिरोधों को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है जिसे बिजली के केबलों का इंसुलेशन प्रतिरोध। तो अत्यधिक प्रतिरोधों को मापने के लिए अभी देखे थे हम, पिछले जो क्वेश्चन था उसमें था ऑप्शन देखिए टेकोमीटर, मेगोमीटर, फिर एमीटर, वोल्टमीटर और डायनमोमीटर। ये मेगोमीटर है, ये क्या है, ये एक मेगामीटर यानी ये क्या है, मेगर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर माना जाता है। तो ये बताना है जो पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर माना जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, आयरन कोर, डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज व करंट। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल विभव ट्रांसफार्मर होता है, वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है वोल्टेज को। तो ध्यान रखिए पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर को क्या माना जाता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है तो उसका जो रिएक्टिव के पावर क्या होगा। तो ये बताना है कि जो अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है, तो ये बताइए कि जो पावर फैक्टर यूनिट कब होगा, जब लोड क्या होगा, रजिस्टिव होगा। और रजिस्टिव लोड में क्या होता है, रिएक्टिव पावर नहीं रहती है, उसमें क्या रजिस्टिव पावर क्या रहती है, रजिस्टिव पावर रहती है, रिएक्टिव पावर नहीं रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्योंकि शून्य होगी। अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है तो उसका जो रिएक्टिव पावर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो पावर फैक्टर यूनिट होने पर रजिस्टर जो लोड होगा वो कौन सा होगा, रजिस्टर होगा, और रिएक्टिव पावर नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गर्म करने के लिए बिजली स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल है। तो ये बताना है कि जो गर्म करने वाले बिजली स्टोव में इस्तेमाल होने वाला जो बेस मटेरियल कौन सा होता है, एस्बेस्टस, माइका, बेकेलाइट, नाइक्रोम और पोर्सिलिन।
तो हमेशा ध्यान रखें, जो गर्म करने के लिए जो बिजली के स्टोव में इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है, नाइक्रोम किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, नाइक्रोम का प्रयोग करेंगे। और जो नाइक्रोम का मिश्रण होता है वो होता है निकल प्लस क्रोमियम। निकल प्लस क्रोमियम होता है। निकल जो होता है वो 80% होता है और जो क्रोमियम होता है वह 20% होता है। तो ये ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कोई पंखा बनबनाहट की आवाज़ से साथ चल रहा है तो की वजह हो सकती है। तो ये बताना है कि कोई पंखा है जो बनबनाहट की आवाज़ के साथ चल रहा है तो वह की वजह हो सकती है। कैपेसिटर शॉर्ट होने पर, कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो क्या होगा, पंखा नहीं चलेगा, पहली बात। तो कैपेसिटर क्या है, चल रहा है भनभनाहट के साथ, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होने पर तो ये चलेगा ही नहीं। इसका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, बुश खराब होने पर। यदि ये सही है कि बुश खराब हो गई तो क्या होगा, ये भनभनाहट के साथ चलेगा। दूसरी बात है, सॉफ्ट जो मुड़ जाती है, सॉफ्ट मुड़ेगी भी तो ये नहीं चलेगा। दोषपूर्ण वाइंडिंग है तो भी नहीं चलेगा। और पंखे की पंक्तियाँ खराब है तो क्या होगा, जब तो क्या होगा, चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ब्रूस खराब होने पर क्या करेगा, ये एक बनबनाहट की आवाज़ के साथ चलता रहेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुश खराब होने पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है। जब जो पंखे में जो कैपेसिटर लगाया जाता है उसका क्या प्रयोजन है बताना है। रफ्तार को बढ़ाना, गड़बड़ी उत्पन्न होने पर पंखे को बचाना, फेज शिफ्ट देना या रफ्तार को नियंत्रित करना, और इन सभी। तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा हुआ क्या रहता है, कैपेसिटर रहता है। ये पंखे में क्या होता है, ये स्थायी कैपेसिटर प्रकार की क्या होता है, मोटर रहती है। तो जिसमें कैपेसिटर का जो प्रयोग किया जाता है वह फेज शिफ्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कैपेसिटर का हम सीरीज में प्रयोग करेंगे तो वह हमें फेज शिफ्ट देगा, और जब कैपेसिटर का संयोजन पैरेलल में करेंगे तो वह पावर फैक्टर को सुधारता है। तो ये ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूना की मोटाई से विभाजित करके गणना की जाती है। तो ये बताइए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किसी वस्तु के जो नमूने की जो मोटाई से विभाजित करेंगे उसे क्या बोलेंगे, पीक वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज और हाई वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये ध्यान रखें, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो मोटाई से विभाजित करेंगे वो क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। किससे, वोल्टेज से। डाइलेक्ट्रिशियन जो होती है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या होती है, उसकी मोटाई से विभाजित करके गणना की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। का इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बताइए, ये क्वेश्चन कम से कम ना तो 3-4 बार आ गया है, पिछले पेपरों में भी है। का इस्तेमाल डीसी उपकरणों के जो शंट का प्रयोग करेंगे, जो शंट के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, नाइक्रोम होगा, नाइक्रोम नहीं होता है, पोर्सिलीन भी नहीं होता है, कांस्टेंट भी नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मैग्नीन का क्या होता है, ये बना हुआ होता है और सोने का भी नहीं रहता है। तो डीसी जो उपकरणों में जो शंट प्रयोग किया जाता है वो किसका बना होता है, वो मैग्नीन का बना हुआ होता है। तो ये ध्यान रखें। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटर मटेरियल है वार्निश, माइका, एम्पर क्लॉथ, फिल्म पेपर और प्लास्टिक। तो कम्यूटेटर जो सेगमेंट होता है उनके बीच में क्या भरा हुआ होता है, तो देखा जाता है माइका। ये क्या भरा हुआ होता है, ये माइका भरा हुआ होता है। ये सेगमेंट होते हैं इस प्रकार से कम्यूटेटर पर। तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ जो खाली जगह है इनमें क्या भरा जाता है, इनमें माइका भरा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम की दिशा पहचानने में इस्तेमाल होता है। तो ये बताना है, जो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वह की दिशा पहचानने में इस्तेमाल किया जाता है। जो राइट हैंड रूल है वह बताना है कि दिशा पहचानने में इस्तेमाल होता है। फ्लक्स की दिशा, जनरेटर की घूर्णन की दिशा, मोटर में करंट की दिशा और उत्पन्न ईएमएफ की दिशा या वोल्टेज की। तो ये ध्यान रखिए, जो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वह किस पर लागू होता है, वह जनरेटर पर लागू होता है। तो जनरेटर में न तो हम घूमने की दिशा को
क्या करते हैं, पहचान नहीं करने में लगाते हैं, क्योंकि घूमने तो हम ही घुमाते हैं, हाथ से हम ही घुमाए जाते हैं प्राइम मूवर की सहायता से या अल्टरनेटर जनरेटर की मोटर की सहायता से। इस प्रकार से हम इसे घुमा सकते हैं, ठीक है। और फ्लक्स की दिशा नहीं बताता है, मोटर में करंट, मोटर है ही नहीं, ये जनरेटर में लागू होता है, वोल्टेज नहीं, ये उत्पन्न ईएमएफ क्या करता है कि दिशा को पहचानने में इस्तेमाल होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। 230 वोल्ट पावर सप्लाई वोल्टेज पर 100 ओम के सीरीज समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए आवश्यक कुल करंट क्या है। तो इसमें बताना है करंट का मान क्या होगा। देखिए I बराबर V अपॉन R होगा। क्या होगा, I बराबर V अपॉन R। जब वोल्टेज का मान हम 230 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस का मान 100 रखने पर क्या होगा, जब 230 में 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हो जाएगा, मान हो जाएगा 2.3 एम्पियर, 2.30 एम्पियर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.30 एम्पियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ऑफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उनमें कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए, जो ऑफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें कितने डायोड, एक डायोड प्रयोग किया जाता है। जो ऑफ वेव रेक्टिफायर होता है इसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है, ये ध्यान रखें। 41.2 के लमसम इनकी क्या होती है, दक्षता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है तो प्रेरित जो वोल्टेज होगा बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, शून्य रहेगी या बहुत अधिक हो जाएगी। तो जो इसकी जो रफ्तार होती है EV/5 होता है, ये ध्यान रखें। तो देखिए डीसी जनरेटर की जब क्या होगी, रफ्तार बढ़ेगी तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखें, हमेशा डीसी मोटर को क्या है, हम प्राइम मूवर की सहायता से क्या करते हैं, घुमाते हैं, और जितना तेज घुमाएंगे उतना क्या होगा, प्रेरित वोल्टेज भी बढ़ेगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए। कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। तो ये बताइए कौन सा जनरेटर है जो कोई अवशिष्ट चुंबक नहीं होने पर भी क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ा सकता है। सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और इन सभी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना क्या होता है, बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी क्या करता है, EMF बनाता है। तो वह है जनरेटर कौन सा होता है, नहीं होने पर भी वोल्टेज बनाता है, वो होगा सेपरेटली एक्साइटेड। इसका जो क्या होता है, जो फील्ड होता है वह अलग से क्या होता है, वह अलग से सेपरेट होता है, अलग विभेदित होता है। तो इनमें क्या होता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी ये क्या करते हैं, वोल्टेज पैदा करते हैं। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च आवृत्ति पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास जो कैपेसिटर जो संधारित्र का प्रकार है, ये बताना है। जो उच्च आवृत्तियों पर क्या करते हैं, बेहतर तरीके से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, माइका, सिरेमिक और जो प्लेक्सीग्लास व नायलॉन। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर जो कार्य करते हैं, जो बाईपास जो कैपेसिटर होते हैं, उनका प्रयोग होता है सिरेमिक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है कैपेसिटर है जिसका अपेक्षाकृत जीवन काल कम होता है। सिरेमिक होगा, पेपर कैपेसिटर होगा, माइका कैपेसिटर होगा, टेंटालम कैपेसिटर होगा या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर होता है उसका जो क्या होता है, जीवन काल होता है, वो क्या होता है, सबसे कम होता है। और जो धारिता मान किसका सबसे अधिक होगा, वो होगा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का क्या होता है, ये क्या होता है, इसका धारिता का मान सबसे अधिक होता है। और जो इसकी जो आकार होता है वह सबसे बड़ा होता है। और जो अधिकतर सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला कैपेसिटर होता है यूज में, वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ही होता है। तो ये ध्यान रखें।
और जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है ये वो आकार में छोटे कैपेसिटर होते हैं और ये उच्च तापमान पर भी क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। ये इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में। ध्यान रखें, कैपेसिटर की प्लेट पर आवेश व्यंजक द्वारा निरूपित किया जाता है। तो देखिए जो धारिता का मान होता है वो होता है C बराबर Q/V। तो अब इसमें Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या होगा, CV होगा। क्या होगा, Q बराबर CV। जब इसमें जो देखिए ऑप्शन कौन सा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C। कैपेसिटर में प्लेटों पर आवेश व्यंजक के रूप में निरूपित होता है, वो होता है C धारिता इंटू वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल होगी। तो बिना लोड पर जो डीसी सीरीज की मोटर हम चलाएंगे तो क्या होगा, उनकी चाल क्या होगी, अनंत होगी। तो हम बताते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए, वह उसका फाउंडेशन को उखाड़ सकती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक बाधा के समान होती है। जब जो अनुनाद आवृत्ति होती है, जो रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है देखिए 1/2π√L और C। ये अनुनाद फ्रीक्वेंसी होती है, ये ध्यान रखें। और जब इस पर बताना है कि जो प्रेरक प्रतिघात प्रेरक जो XL है वह क्या होता है, XC के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ध्यान रखें, जो अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा XL बराबर XC के क्या होता है, XC के बराबर होता है। तो जो प्रेरक की जो प्रतिबाधा होगी वो कैपेसिटर प्रतिक्रिया की क्या होगी, समान होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान देखिए, जो XC का मान होगा वो बताना है 2πF और C। जब हम अगर आप आपूर्ति की आवृत्ति को कम करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्शन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि हम जब आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव जो रिएक्शन का मान कम हो जाएगा। तो हमें प्रश्न में दे रहा है कि आवृत्ति कम करने पर कैपेसिटिव रिएक्शन का जो मान है वो क्या होगा, बढ़ जाता है। तो अब देखिए कितना बढ़ता है। अगर कोई आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्शन का मान क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो देखिए समान रहता है, 2 गुना हो जाता है, आधा हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। तो जिस क्रम में वे कम होता है उसी क्रम में वह बढ़ जाता है, तो 2 गुना बढ़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जर्मेनियम डायोड की जो क्षीणता परत पर वोल्टता होती है, तो ये बताना है। एक होता है देखिए, एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन। तो ये बताना है कि जर्मेनियम के लिए जो इनकी जो हास क्षीणता का मान होता है वो होता है 0.3 वोल्ट होगा, और जो सिलिकॉन के लिए होगा वो होगा 0.7 वोल्ट। तो ये ध्यान रखिए, इसका जो मान होगा वह 0.7 वोल्ट होगा। जर्मेनियम के लिए बोला है तो जर्मेनियम के लिए होगा 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन डायोड के लिए बोले तो उसका जो मान होगा वो होगा 0.7। ये तो होता है जर्मेनियम के लिए, और ये ध्यान रखिए ये होता है सिलिकॉन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह बिंदु जिस पर लोड लाइन प्रतिच्छेद करती है कहलाती है कट ऑफ पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, सीक्रेट पॉइंट, ब्रेकडाउन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखिए, वह बिंदु जिस पर क्या होता है, लोड लाइन जो IB होती है वह क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु को बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। तो ये ध्यान रखें, जिस बिंदु पर लोड लाइनें क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है? एमीटर बाइस को, वोल्टेज डिवाइडर बाइस को, बेस बाइस को, कलेक्टर बाइस को, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना है कि कौन सा बाइस है जिसे हम यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है। तो एमीटर बाइस, इसमें वोल्टेज डिवाइडर बाइस, बेस बाइस, कलेक्टर बाइस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूनिवर्सल बाइस होता है वह वोल्टेज डिवाइडर बाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्टेज डिवाइडर बाइस कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नॉन सिनुसाइडल तरंग उत्पन्न करने वाले जो ओसिलेटर कहलाते हैं। तो ये बताना है कि जो नॉन सिनुसाइडल का मतलब होता है अजात तरंगे।
जो अज्ञात तरंगे उत्पन्न करने वाले जो ऑसिलेटर होते हैं वो होते हैं रिलैक्सन ऑसिलेटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिलैक्सन ऑसिलेटर। क्या बोला जाता है इन्हें, क्या बोलते हैं, ये रिलैक्सन ऑसिलेटर होंगे जो क्या होते हैं, ये एक क्या होते हैं, अज्यावक्रीय तरंग के उत्पन्न करते हैं। जो रिलैक्सन ऑसिलेटर होते हैं ये हमेशा ध्यान रखें, ये क्या करते हैं, वर्गाकार तरंग का क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। वर्गाकार तरंग पर क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जो वर्गाकार जो तरंगे होती हैं उन्हें बोला जाता है नॉन सिनुसाइडल यानी अज्यावक्रीय बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इन्हें विश्रांति दोलित्र भी बोला जाता है। ध्यान रखें, विश्रांति दोलित्र भी इन्हें बोला जाता है। ये होते हैं विश्रांति, क्या होते हैं, विश्रांति दोलित्र भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, इन्हें क्या बोलेंगे, रिलैक्सन ऑसिलेटर को विश्रांति दोलित्र भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनटैप्ड जो ऑसिलेशन का आयाम रहता है, समय के साथ घटता है, समय के साथ बढ़ता है, स्थिर रहता है, शून्य रहता है या अनंत। तो जो अनटैप्ड जो ऑसिलेशन का जो आयाम रहेगा, जो अनटैप्ड जो है ऑसिलेशन का जो आयाम रहेगा वो हमेशा ध्यान रखिए क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा, क्या होगा, सी। अनटैप्ड जो ऑसिलेशन का जो आयाम होगा वह स्थिर रहेगा। ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायरों में जो सबसे सामान्य प्रकार की जो कपलिंग होती है वो बताना है कौन सी होती है। जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायरों में सबसे सामान्य प्रकार की जो कपलिंग होगी ये बताना है कौन सी है। डायरेक्ट कपलिंग, एलसी कपलिंग, आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग और इनडायरेक्ट कपलिंग। तो हमेशा ध्यान रखिए जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायरों में हम जो क्या करेंगे, सामान्य जो कपलिंग करेंगे वो करेंगे आरसी कपलिंग। क्या होगा, आरसी कपलिंग। ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगने पर क्रिस्टल में एक ईएमएफ प्रेरित होता है तो कहलाता है। तो क्या बताइए कौन सा होगा। हॉल प्रभाव, स्तर वैद्युतिक प्रभाव, प्रेरक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव और ट्रिगर प्रभाव। तो किसी क्रिस्टल पर जब यांत्रिक जो प्रतिबल की और विकृति लगाने पर जो क्रिस्टल में ईएमएफ प्रेरित होता है तो ये इस प्रकार की क्रियाएं कहाँ पर प्रेरित होती है, ये हमें देखने को मिलती है ऑसिलेटर में। तो दोलित्रों में देखने पर मिलती है जब उन पे दो क्रिस्टलों पर क्या होता है, यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगाने पर क्या होता है, क्रिस्टल में एक प्रेरित ईएमएफ हो जाता है। उसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्या होगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाएगा। तो ये ध्यान रखें क्या होगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। और स्तर वैद्युतिक प्रभाव होता है, ये क्या किससे उत्पन्न होता है, ये घर्षण से उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखें। 415 वोल्ट आरएमएस की एसी आपूर्ति द्वारा अधिकतम मान कितना होगा। तो ये बताना है कि जो वी आरएमएस जो मान होता है वह देखिए, वी आरएमएस जो मान होगा 0.707 इंटू वी मैक्सिमम। ये ध्यान रखिए जब इसमें वी मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या मान होगा, देखिए 415 वोल्ट में जब हम क्या करेंगे 0.707 का जब डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 587 वोल्ट। ये ध्यान रखें 587 वोल्ट, जिसका मान जो आरएमएस वैल्यू है 415 उससे क्या होगा, अधिक ही प्राप्त होगा। तो 587 क्या होगा, अधिकतम मान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्ट पर प्रचालित है मगर गेम खेलने के दौरान 8 एम्पियर धारा आपूर्ति की जानी है तो कितनी पावर खपत करेगी, कितनी पावर आवश्यकता होगी बताना है। जो पावर का मान जो निकालेंगे P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होगा। जब हम P इंटू वी आई से हम गुणा करेंगे, P बराबर V इंटू आई से हम गुणा करेंगे तो 0.8 करेंगे। जब 0.8 पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 कर देंगे तो देखिए तो कितना 12 × 96, 96 बटा 10 का भाग देंगे तो 9 पॉइंट कितना होगा, 6 वाट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9.6 वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह एकमात्र वायरिंग जो छत के सबसे छोटे रूट से
की जा सकती है और कम समकोण मोड़ों की आवश्यकता होती है। तो ये बताना है कौन सी वायरिंग है जो क्या होती है छत से छोटे रूट में की जाती है और कम समकोण मोड़ों की आवश्यकता होती है। तो केसिंग और कैपिंग, बेटेन वायरिंग, टनन वायरिंग, गोडाउन वायरिंग और कंड्यूट सरफेस वायरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंड्यूट सरफेस वायरिंग। ये जो कंड्यूट सरफेस वायरिंग होती है इनमें क्या होता है कि ये छत क्या होता है कंड्यूट के जो सरफेस से क्या सतह से ये गुजारी जाती है, जिसमें क्या होता है एक तो क्या होता है छोटे रूट का निर्माण होता है, कम वायरिंग को फैलाना पड़ता है और क्या होते हैं कम समकोण मोड़ों की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखें कंड्यूट सरफेस वायरिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 500 वाट का टोस्टर 30 मिनट तक चालू करने पर उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो ये बताना है कि ऊर्जा जो होती है, देखिए जो ऊर्जा होगी एनर्जी जो होगी ई से दर्जा देते हैं वो होगी शक्ति गुणा क्या होती है शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय इसे बोलेंगे हम ऊर्जा। तो देखिए शक्ति का मान कितना है 500 वाट और समय जो लेंगे हम बोलेंगे सेकंड में। तो देखिए 30 मिनट इंटू इस मिनट को जब हम सेकंड में डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे 60 से, ठीक है। और देखिए इसमें देख कितनी जीरो है 1 2 3 4 4 जीरो हैं तो हम इसे 10 की घात क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब देखिए कितना बचा 3 5 और 6 5 दिया 15 15 छकी कितना होगा 90। तो कितना होगा देखिए 90 हो गया है। अब 90 इंटू 10 की घात 4 तो ये ऑप्शन देखिए कौन से में है तो 600 है, ये भी नहीं होगा, 700 भी नहीं होगा, 800 भी नहीं होगा, 900 होगा, 9 आ रहे हैं इसमें 90। तो अब देखिए इनमें तो 10 की घात 4 क्या है जूल है ये। अब हमें क्या करना है किलो जूल में चेंज करना है। तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं देखिए इसे हम लिख सकते हैं 9 देखिए 900 इंटू 10 की घात 3 जूल। जब 10 की घात 3 को क्या बोला जाता है 900 इंटू किलो जूल हो जाएगा, 900 किलो जूल इसका राइट आंसर होगा डी। डी राइट आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिए जाने पर भी किसी माध्यम में जो शेष चुंबकत्व रह जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिए जाने पर भी किसी माध्यम में जो शेष चुंबक रह जाता है ये एक अस्थायी चुंबक में एक घटना होती है। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर क्या होता है मध्यम में एक शेष चुंबकत्व रह जाता है उसे हम बोलते हैं, ऑप्शन देखिए इलास्टेंस, कंडक्टेंस, रेमेंस, रिलक्टेंस और ससेप्टेंस। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेमेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेमेंस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीय परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? तो ट्रांसफार्मर कोर में जो चुंबकीय परिवर्तन के कारण जो कौन सी हानि होगी? कॉपर हानि, एडी करंट, हिस्टैरिसीस हानि, स्ट्रे हानि या विद्युत हानि। तो ट्रांसफार्मर में जो चुंबकीय करण के परिवर्तन के कारण जो हानि होगी वो होगी हिस्टैरिसीस हानि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ध्यान रखिए चुंबकीय परिवर्तन के कारण जो हिस्टैरिसीस हानि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि उचित का प्रयोग करके कम की जा सकती है। तो ट्रांसफार्मर में जो हिस्टैरिसीस हानि होगी वह उचित करके प्रयोग हम कर सकते हैं। कुंडलियों की संख्या को, लोड पर भार, कोर पदार्थ का, लेमिनेशन मोटाई या वाइंडिंग का। तो हमेशा ध्यान रखिए जो ट्रांसफार्मर में जो हिस्टैरिसीस हानि होती है वह हम कोर के पदार्थ को क्या करके प्रयोग करके कम पदार्थ का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं हिस्टैरिसीस हानि को कम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें हम हिस्टैरिसीस जो हानि को कम करेंगे वह कोर के पदार्थ में प्रयुक्त प्रयोग करके हम क्या करेंगे कम किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायक जो टर्मिनल डिवाइस है, जो डायक बताना है डायक क्या है, ये कितने टर्मिनल का होता है? ये टर्मिनल होते हैं डायक में 2 टर्मिनल होते हैं। इनमें क्या होते हैं कि 2 डायोड क्या होते हैं विपरीत समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो फर्स्ट जो टर्मिनल होता है MT1 होता है, दूसरा जो होता है MT2 होता है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IGBT एक डिवाइस है, रेखीय होगी, हाफ पावर होगी या 3/2 पावर लो होगी या स्क्वायर नियम होगी या व्यस्त नियम होगी।
तो ये बताना है कि जो IGBT एक डिवाइस है, जो IGBT जो एक डिवाइस है वह स्क्वायर नियम पर क्या करती है, एक डिवाइस है, स्क्वायर नियम एक डिवाइस है। तो IGBT जो होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, वो क्या होता है, ये स्क्वायर नियम एक डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर्ती प्रक्रिया के साथ कौन सा युग्मन न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। तो ये बताना है कि आवर्ती प्रतिक्रियाओं के साथ कौन सा युग्मन है जो न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। RC युग्मन, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, प्रतिबाधा युग्मन और इनडायरेक्ट कपलिंग। तो हमेशा ध्यान रखें जो आवर्ती जो प्रतिक्रियाओं के साथ जो कौन सा युग्मन होता है जो न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है वो होगा डायरेक्ट कपलिंग। ध्यान रखें डायरेक्ट कपलिंग क्या करती है, आवर्ती प्रक्रियाओं के साथ क्या करती है, न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस इकाई में ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। तो किलोवाट घंटा में करेगा, हजारों डिस्क रोटेशन की क्षमता में करेगा, हर्ट्ज में करेगा, वाट घंटे में करेगा या मेगावाट में। तो जो एनर्जी मीटर होता है वो हमेशा ध्यान रखें, एनर्जी मीटर जो होगा वो किलोवाट घंटे kWh में क्या करता है, ये स्टोर करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब किसी भी बार को जोड़ने के बिना भी ऊर्जा मीटर डिस्क घूर्ण हो रही है तो त्रुटि को कहा जाएगा। यदि जब हम भार ही नहीं जोड़ रहे हैं तो ऊर्जा मीटर की जो डिस्क है वो घूर्ण कर रही है तो त्रुटि होगी। बताइए, गति त्रुटि, रेंगने त्रुटि या फेज त्रुटि, घर्षण त्रुटि या वोल्टेज त्रुटि। जो रेंगने त्रुटि होती है इसे बोला जाता है क्रिम्पिंग त्रुटि। क्या होता है इनमें, क्या हो जाता है इनमें, ऊर्जा मीटर की डिस्क क्या रहती है, घूमती रहती है, उसे रेगन बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्युमिनियम डिस्क पर छिद्र किस कार्य में मदद करता है। रेंगने को रोकने में, प्रतिरोध कम करने में, घर्षण को कम करने में, डिस्क के वजन को कम करने में, ऊष्मा को कम करने में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेंगने को जो कम करेगा, क्या बोलता है, रेंगने को कम करने की क्या करता है, मदद करता है। जो छिद्र करेंगे वो रेंगने को क्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक का होता है। जो करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक होता है, मोटी गेज से अधिक मोड़ होते हैं या पतली गेज के कम मोड़ होते हैं, पतली गेज के अधिक मोड़ होते हैं या मोटी गेज के कम मोड़ होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वह एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ध्यान रखें, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो कम टर्नों से होती है, एक टर्न या 2 टर्न होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं अधिक टर्न होते हैं। तो अधिक टर्न होती है तो पतली गेज व क्या होते हैं, अधिक मोड़ होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। तो ध्यान रखें, पतली गेज और अधिक मोड़ की होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 1000 वाट शक्ति वाला बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो ऊर्जा की खपत होगी। इजी क्वेश्चन है। जब 1000 वाट का जो बल्ब है उसे हम 1 घंटे तक चलाएंगे तो वह हमें क्या देगा, 1 यूनिट देगा। तो देखिए 1000 वाट है, वाट इंटू समय, 1000 वाट इंटू 1 घंटा चलेगा तो कितना होगा, 1 किलोवाट घंटा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 किलोवाट घंटा। घटना से संबंधित शब्द जहां प्रेरक के माध्यम से करंट में परिवर्तन पर एक वोल्टेज दूसरे में प्रेरित करने का जो कारण बनता है वो होगा। जब एक घटना बताइए कौन सी है जो प्रेरक के माध्यम से करंट में परिवर्तन होगा। जब प्रेरक में जो कुंडल में क्या होगा, करंट में परिवर्तन होगा तो उससे दूसरे में प्रेरित होने की जो ईएमएफ होता है वो क्या होगा, स्वप्रेरित ईएमएफ, पारस्परिक प्रवाहकता या धारित्व प्रतिक्रिया या फिर इन सभी में। तो हमेशा ध्यान रखिए जो क्या होता है, एक कुंडली में जब हम क्या करते हैं, करंट परिवर्तन करते हैं तो दूसरी में क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, तो उसे बोलेंगे हम पारस्परिक प्रेरकत्व। ध्यान रखें, और उसी कुंडली में हो, यदि हम करंट में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न हो तो वह स्वप्रेरकत्व कहलाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में जो मानक सप्लाई आवृत्ति है ये बताना है। भारत की जो मानक डोमेसिल जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज।
कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। और जो अमेरिका में जो प्रयोग की जाती है वो 60 हर्ट्ज की जाती है, ये ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस माप मल्टीमीटर द्वारा किया जा सकता है? तो ये बताना है किसकी माप हम मल्टीमीटर द्वारा किया जा सकता है। धारा, वोल्टेज, धारिता, प्रतिरोध और इनमें से कोई नहीं। तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध का तो हम मल्टीमीटर से कर सकते हैं, लेकिन किसका भी किया जा सकता है, तो किसका उपयोग किया जा सकता है ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा धारिता का भी क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा माप किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले स्थायी चुंबक आमतौर पर के बने होते हैं? तो उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले जो स्थायी चुंबक होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन देखिए, कच्चा लोहा, इस्पात, एल्निको या फिर मिश्र धातु या एल्युमिनियम। तो हमेशा ध्यान रखिए जो स्थायी चुंबक जब हम बनाएंगे तो स्थायी चुंबक जो होती है एल्निको व एल्कोनेक्स की बनाई जाती है। एल्युमिनियम, निकल व कोबाल्ट की क्या होती है, ये स्थायी चुंबक आमतौर पर बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायनेमोमीटर वाट में जो निश्चित कुंडली क्या है? तो ये बताना है एक निश्चित कुंडली होती है वह डायनेमोमीटर में निश्चित कुंडली क्या है? दबाव कुंडली है या फिर विद्युत कुंडली है, पावर कुंडली है, डायनामिक कुंडली है या हंटिंग कुंडली है? तो डायनेमोमीटर जो वाट मीटर होता है, डायनेमो वाट मीटर होता है जिसमें निश्चित कुंडली होती है, वो होती है विद्युत कुंडली। कौन सी होती है? विद्युत कुंडली होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वह विद्युत कुंडली। दाब कुंडली होती है, इसे प्रेशर कोयल बोला जाता है। एक होती है विद्युत कुंडली जिसे करंट कोयल बोला जाता है। तो ये डायनेमो वाट मीटर में एक निश्चित क्या होती है, विद्युत करंट कुंडली होती है सीसी। इसमें क्या होती है, 2 सीसी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किसे जुड़ा होता है? तो ये बताना है कि पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है, मापने वाले जो यंत्र होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं? प्राथमिक कुंडली, माध्यमिक कुंडली, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, अनग्राउंडेड वाइंडिंग और सिंगल वाइंडिंग। तो पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर में जो मापने वाला यंत्र होता है वो हमेशा किससे जुड़ा होता है? माध्यमिक वाइंडिंग से, जिसे बोला जाता है सेकेंडरी। इसे बोला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग भी और द्वितीयक वाइंडिंग भी बोला जाता है। ये होगी माध्यमिक वाइंडिंग से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के मापने वाले यंत्र को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 ओम प्रतिरोध वाले श्रृंखला में 20 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, तो रजिस्टर में जो खपत होने वाली पावर की गणना करें। तो जो पावर होगी P बराबर क्या होगी, V²/R। जब रजिस्टर का मान दिया हुआ होता है, प्रतिरोध का मान दिया होता है और वोल्टेज का मान दिया होता है, तो हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए वोल्टेज का मान होगा 20 × 20 अपॉन रजिस्टर का मान होगा 50। जब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 दूना कितना हो गया है, 40/5। तो 5 अंटा 5 × 8 क्या होंगे, 5 का जब 40 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 वाट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मोटर में शुरुआती टॉर्क सबसे कम होता है? तो यूनिवर्सल मोटर, छायांकित जो शेडेड पोल मोटर और संधारित्र चालित मोटर और एक होता है प्रतिकृति जो प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर या स्लिप्ड फेज मोटर। तो हमेशा ध्यान रखिए जिसका शुरुआती टॉर्क सबसे कम होगा वो होगी शेडेड पोल मोटर। क्या होगा, शेडेड पोल जो मोटर होगी उसका क्या होता है, शुरुआती टॉर्क सबसे कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो शेडेड पोल जो छायांकित पोल मोटर की जो दक्षता होगी कितनी होती है, इसकी क्या दक्षता क्या होती है, कम होती है। तो कम कितनी होती है, 5 से 35%। ये ध्यान रखें, जो शेडेड पोल मोटर की जो दक्षता होती है वो बहुत कम होती है, 5 से 35% क्या होती है, इसकी दक्षता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक SCR परतों वाला अर्धचालक डिवाइस है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है, पिछले पेपरों में 3-4 बार ये रिपीट हो गया है। तो एक SCR जो होता है अर्धचालक, उसमें डिवाइस है, कितने परतों का ये डिवाइस होता है, ये होता है 4 परतों का ये डिवाइस होता है। तो ध्यान रखिए इसमें क्या होते हैं, 4 परतों के डिवाइस होते हैं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और इसमें क्या होते हैं, 4 परतों होती हैं। और जो संधि होती है, संधि बिंदु कितने होते हैं, 3 संधि बिंदु होते हैं, ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पॉलीफेज प्रेरण मोटर आमतौर पर होती है, स्वयं शुरू होती है या धीमा
गति से स्टार्ट होने वाला होता है या नेट सेल्फ स्टार्टिंग होती है, तेज शुरू होती है, केवल एक शिफ्ट फेज व्यवस्था के साथ शुरू होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक पहली फेज जो प्रेरण मोटर जो होती है, जो पॉलीफेज जो प्रेरण मोटरें होती हैं वो क्या होती है, स्वयं क्या होती है, स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्टेड होती है। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रृंखला में जुड़े 47, 20 ओम और 33 ओम प्रतिरोध का बराबर प्रतिरोध होगा। तो ये बताना है जब 47, 20 और 33 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, 47 प्लस 33 80 प्लस 20 100 कितने हो गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 100 ओम। इसे आप सिंपल जोड़ भी सकते हैं RT, क्योंकि सीरीज में क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। लैंप के श्रृंखला संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड समान होता है। तो लैंप क्या हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, क्या वोल्टेज समान होगा, ऊर्जा समान होगी, विद्युत धारा समान होगी, विद्युत की खपत समान होगी, इनमें में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए जो श्रेणी संयोजन होता है उसमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, विद्युत धाराएं क्या रहती है, विद्युत धाराएं क्या रहती है, समान रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न और द्वितीयक टर्न का जो अनुपात होगा ये बताना है। हमें बताना है प्राथमिक और द्वितीयक जो दिए रखा है। 200 वोल्ट कितना है, 200 वोल्ट क्या है प्राइमरी, और जो सेकेंडरी है वो कितना है 400। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 अनुपात कितना होगा 2। जब 200 और 400 को हम काटेंगे तो कितना होगा 1:2। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज का उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। जो इलेक्ट्रिक जो मोटरें होती हैं उनमें जो फ्यूज का उद्देश्य होता है किससे सुरक्षा प्रदान करना है, ओवरलोड से, अंडर लोड से, उच्च वोल्टेज से, ओपन सर्किट से या शॉर्ट सर्किट से। तो हमेशा ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रिक जो मोटरें होती हैं, जो इलेक्ट्रिक जो मोटरों में जो फ्यूज प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटरों में जो फ्यूज उपयोग किया जाता है वह शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 35 वोल्ट सप्लाई की श्रृंखला में जुड़े तीनों प्रतिरोध 2 किलो ओम, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम का कुल करंट है, तो प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो टोटल देखिए 4, 3 और 7 कितने हो गए हैं, 4 और 3 कितना हो गया है, कितना हो गया है, देखिए कुल टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया है, सॉरी एक सेकेंड उसको ऊपर लेने दें। अब देखिए टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 7 किलो ओम, और जो वोल्टेज का मान है वो कितना है 35 वोल्ट। तो जब हम इसे I निकालेंगे, देखिए पहले इसमें कुल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया है 7 किलो ओम हो गया है, और जब हम इसमें क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, तो I बराबर क्या होगा V, तो V कितना है 35, तो 35 है, V अपॉन R कितना हो गया 7 किलो ओम। जब ये किलो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मिली, तो 5 मिली एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C, 7 किलो ओम वह 5 मिली एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संचयी रूप से संयुक्त डीसी मोटर पर जब भार बढ़ता है तो होगा, जब क्या होगा, एक कम्युलेटिव जो कंपाउंड डीसी मोटर है उसमें क्या होता है, कम्युलेटिव जो कंपाउंड मोटर होता है उसमें जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वह एक प्रकार का सहयोग करने वाला होता है। जब फ्लक्स का मान बढ़ जाता है तो उसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम हो जाती है। तो ध्यान रखें कि संचयी रूप से संयुक्त डीसी मोटर जब भार बढ़ता है तो क्या होगा, गति उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी विद्युत मोटर में आउटपुट पावर पर लिया जाता है, तो किसी भी विद्युत मोटरों की जो आउटपुट पावर होती है वह कहाँ पर लिया जाता है, आर्मेचर कोइल पर या कंडक्टर पर या वाइंडिंग पर या कपलिंग शाफ्ट पर या फिर ध्रुव पर। तो हमेशा ध्यान रखिए जो विद्युत मोटरों में जो आउटपुट ली जाती है वह कपलिंग शाफ्ट पर ली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का उपयोग किए जाने वाले डायोडों की संख्या, एक होता है पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर। तो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में तो हम डायोड के प्रयोग करेंगे 2 डायोड के, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, और पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में हम करेंगे 4 डायोड का, तो ये ध्यान रखें। और अर्ध तरंग जो रेक्टिफायर होते हैं उनमें करते हैं 1 डायोड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ट्यूबलाइट सर्किट में चोक का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है? प्राथमिक करंट सीमित करना, आरंभिक करंट सीमित करना, उच्च वोल्टेज प्रेरित करना, फिलामेंट को गर्म करना, शुरू करने के बाद करंट सीमित करना या लाइट को सुरक्षित करना। तो जो ट्यूबलाइट का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है? उच्च वोल्टेज को क्या करना है? उच्च वोल्टेज को क्या करना है? प्रेरित करना है। दूसरा जो कार्य होता है करंट को क्या करता है? सीमित करता है। तो ट्यूबलाइट का जो चोक होता है वह प्राथमिक कार्य करता है उच्च वोल्टेज प्रेरित करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रोलाइट के मामले में तापमान में वृद्धि का कारण बनता है। प्रतिरोध में कमी, प्रतिरोध में वृद्धि, वोल्टेज में कमी, वोल्टेज में वृद्धि, प्रतिरोध में इकाई कोई बदलाव नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रोलाइट के मामले में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रतिरोध में कमी हो जाती है। जब इसका जो टेम्परेचर जो क्या होगा, जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध में कमी। तो इसका जो ताप गुणांक होता है वो NTC होता है। क्या होता है? NTC। जो इलेक्ट्रोलाइट का जो ताप गुणांक होता है वो NTC होता है, जिसमें तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसी सामग्री जिसे बहुत ही कम चुंबक बनाया जा सकता है उसको कहते हैं। तो ऐसी सामग्री को बताना है जो बहुत कम चुंबक बनाया जा सकता है। तो चुंबकीय पदार्थ होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, लो चुंबकीय होगा और विद्युत चुंबकीय होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है, तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। और जो जिसे चुंबकित नहीं किया जा सकता वो होता है प्रतिचुंबकीय। और जो चुंबकित किया जा सकता है वो होता है लो चुंबकीय। जो लो चुंबकीय पदार्थ की जो क्या होती है, कितनी होती है इनकी जो लो चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता उच्च होती है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की जो अनुचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है, इसकी जो की जो क्या होगा, इसका जो चुंबकशीलता होगी वो कितनी होगी? वो होगी इकाई से कुछ अधिक। जबकि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है इसकी जो प्रतिचुंबकशीलता होती है इकाई से तो पैरामैग्नेटिक की अधिक होती है, थोड़ी अधिक, लेकिन जो प्रतिचुंबकीय इकाई वो इकाई से कम। ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंडक्टर में विकसित ऊष्मा के अनुपात में होता है। जो कंडक्टर में जो विकसित ऊष्मा होगी जूल के नियम से H बराबर I²RT/J होगा, वो कंडक्टर में विकसित ऊष्मा के अनुपात में होता है। पावर के स्क्वायर या फिर प्रतिरोध स्क्वायर, करंट स्क्वायर, समय के स्क्वायर या वोल्टेज के स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखिए ये होगा करंट के स्क्वायर के क्या होंगे? अनुपात में होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मोटर के बैक ईएमएफ पर निर्भर करता है। कंडक्टर का आकार करेगा या फील्ड फ्लक्स करेगा, कम्यूटेटर का प्रकार या ब्रश सामग्री, इनमें से कोई नहीं। जो कम्यूटेटर का जो बैक ईएमएफ जो होता है वो निर्भर करता है फील्ड फ्लक्स पर। जैसे ही N समानुपाती EB अपॉन ये हो गया 5। तो ये क्या करता है? बैक ईएमएफ जो होता है वह फील्ड फ्लक्स पर क्या करता है? निर्भर करता है। किस पर करता है? फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करेगा। जब हम इस प्रकार से भी इसे EB बराबर 5ZNP/60A जब देखेंगे कि इसका जो फील्ड फ्लक्स है वह बैक ईएमएफ पर निर्भर करता है, चालकों की संख्या पर, गति पर और पोलों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो ध्यान रखें फील्ड फ्लक्स पर क्या करता है? निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए विद्युत प्रदान किया जाता है। जो थर्मल जो ओवरलोड जो रिले होती है वह मोटर की रक्षा के लिए करते हैं। शॉर्ट सर्किट में, ओपन सर्किट में, अतिरिक्त करंट में या कम वोल्टेज पर या उच्च वोल्टेज पर। तो जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है वह हमेशा ओवर करंट पर क्या करती है? मोटर की रक्षा करती है। तो ये ध्यान रखें थर्मल ओवरलोड रिले होती है वह क्या करती है? मोटर की रक्षा करती है ओवर करंट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर सर्किट का 50 किलो ओम प्रतिरोधी के पास में 150 वोल्ट है तो इसका करंट कितना होगा? तो बेसिकली है जो हम करंट फॉर्मूले से हम I निकाल सकते हैं। I बराबर V/R होगा, जबकि वोल्टेज का मान कितना है? 150 है और कितना है? 50 इंटू 10⁻³ इसको कर देंगे, क्योंकि ये प्लस से क्या होगा? ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। जब इसे करेंगे 5×3 = 15, सोल्व करने पर क्या होगा? 3 × 10⁻³
3 × 10⁻³ को क्या बोला जाता है? 3 मिली एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? 3 मिली एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्बन संरचना प्रतिरोधी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध है और बिजली अपव्यय मूल्य है? मतलब बिजली का कौन सा कम तो क्या करेगा? खर्च करेगा, और सामान्य प्रतिरोध है तो ये बताना है कौन सा है, कौन सा होगा। ये होगा इसमें 1,00,000 ओम, 1,00,000 ओम और 1 वाट। इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो 1 वाट का जो क्या होगा, 1 वाट का जो उपकरण है वह क्या करेगा? अपव्यय मूल्य यानी कम अपव्यय खर्च करेगा। बिजली का क्या करेगा? कम खर्च करेगा। 10 वाट का तो अधिक करेगा, 100 वाट का भी अधिक करेगा, 5 वाट का अधिक करेगा, 100 और वाट का 1 से अधिक करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, कम वाट का जो बिजली का क्या होगा? अपव्यय मूल्य भी कम खर्च करता है। तो 1 वाट का क्या हो जाएगा, और जो सामान्य प्रतिरोध है वह होगा 1,00,000 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेड एसिड सेल का आउटपुट क्या होता है? ये बताना है कि जो लेड एसिड सेल होता है उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा ध्यान रखिए 2.2 वोल्ट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। जो लेड एसिड सेल का जो आउटपुट होता है वह 2.2 वोल्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रकार का कैपेसिटर है? तो परिवर्तनीय प्रकार का कैपेसिटर कौन सा होगा? पेपर कंडीशनर, या फिर माइका कंडीशनर, सिरेमिक कंडीशनर, या इलेक्ट्रोलाइट कंडीशनर, या ट्रिमर कंडीशनर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो परिवर्तनीय मान के जो कैपेसिटर होंगे वो होंगे ट्रिमर कंडीशनर। और जो ये पेपर, सिरेमिक और माइका, ये चारों ही क्या है? ये प्रकार के स्थिर मान के हैं। तो ये ध्यान रखिए, पेपर कंडीशनर और जो माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, यह एक स्तर मान के हैं। और ट्रिमर और जो वायु कैपेसिटर होता है ये एक प्रकार का परिवर्तनीय मान का कैपेसिटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फैराडे के सिद्धांत के अनुसार में विद्युत चुंबकीय इंडक्शन क्या है? विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र वर्तमान घनत्व की विद्युतता से उत्पन्न होता है। चार्ज संरक्षित है, या चुंबकीय क्षेत्र हर चार्ज कण से जुड़ा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो फैराडे के सिद्धांत के अनुसार में जो विद्युत चुंबकीय इंडक्शन होता है वह विद्युत क्षेत्र यानी समय के विभिन्न चुंबकीय प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। 78 में ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मोटर की गति सीधे अनुपात है। तो ये बताना है बैक ईएमएफ के, चुंबकीय प्रवाह के, या फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के, या टॉर्क के, या बी और वह सी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखिए, डीसी मोटर की जो गति होती है वह हमेशा बैक ईएमएफ के क्या होती है? सीधे अनुपात में होती है। देखिए एन समानुपाती EB/5। इससे देखेंगे जो EB होगी वो क्या होगी? एन के क्या होगी? सीधे अनुपात में होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक चक्कर को उलट देती है। तो जो एसी जो वेब होती है, देखिए एसी जो वेब होती है वह ध्रुवता प्रत्येक चक्कर में उलट देती है। तो यहाँ पॉजिटिव है या माइनस है, नेगेटिव है, तो ये आधा चक्कर होगा। फिर यहाँ से चलने पर ये क्या होगा? पूरा चक्कर। तो ये आधे चक्कर में क्या कर देती है? प्लस रहती है, फिर आधे चक्कर के बाद में क्या हो जाती है? नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अल्टरनेटर जिसके पास 2 पोल हैं और 3000 RPM पर घूम रहा है, तो उत्पन्न होने वाले वोल्टेज की आवृत्ति, जब फ्रीक्वेंसी का जब मान हम निकालेंगे F बराबर PN/120, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। जब देखते हैं पोल कितने हैं, पोल है 2 और स्पीड कितनी है? 3000 RPM, ठीक है। और जब इसमें 120 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से हम 12 को हम जब किसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, और कितना हो जाएगा? 6 पंजो 30, और यानी कितना हो गया है? 50 हर्ट्ज। इसका जो राइट आंसर हो गया है 50 हर्ट्ज। देखिए कौन से ऑप्शन में? सी में। इसका जो राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेट्रोड वाल्व में जो चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? जो टेट्रोड जो वाल्व होते हैं उनमें जो चौथा इलेक्ट्रोड होता है उसे बोला जाता है स्क्रीन ग्रिड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्क्रीन ग्रिड होगा।
जो टेट्रोड वाल में चौथे इलेक्ट्रोड होते हैं उन्हें स्क्रीन ग्रिड बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तरंग शीर्ष से दूसरी वृत्त के मध्य की दूरी को कहा जाता है। आयाम, आवर्ती या समय काल, तरंग या तरंगदैर्घ्य, श्रेणी या तरंगदैर्घ्य। देखिए इस प्रकार से ये तरंग के एक शीर्ष से ये शीर्ष और ये वृत्त के मध्य की दूरी होगी, उसे क्या बोलेंगे ये बताना है। इसे तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। तो एक तरंग के शीर्ष से दूसरे वृत्त के मध्य की दूरी को कहा जाता है, उसे बोला जाता है तरंगदैर्घ्य। लैम्बडा से इसे व्यक्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्रतिरोध में डिसिपेटेड पावर को के संपूर्ण रूप में प्रसारित करके कंडक्शन जी और वोल्टेज में रूप में दिया जाता है। यह बताना है कि किसी प्रतिरोध में जो डिसिपेटेड पावर होती है उसे के रूप में जो पावर होगी वो बताइए। जो पावर होती है P बराबर V इंटू आई होता है, जबकि जो I होता है I बराबर V अपॉन R होगा। जब 1 अपॉन R को हम क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। तो जब 1 अपॉन R की जगह हम G रखेंगे तो P बराबर V स्क्वायर G, इसका राइट आंसर होगा V स्क्वायर G। तो V स्क्वायर G इसका राइट आंसर होगा A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली हम देखते हैं बार कोड रीडर होते हैं उनमें कौन से डिवाइस का प्रयोग करेंगे, जो सेमीकंडक्टर होगा। बताइए। जंक्शन डायोड, LDR, लेजर डायोड, LED और LCD। वहाँ पर क्या किया जाता है, लेजर डाली जाती है और उससे क्या किया जाता है, लेजर डायोडों से क्या किया जाता है, बार कोडर को पढ़ा जाता है। तो उसमें जो प्रयोग होता है वो होगा लेजर डायोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्टिव पावर से अपरेंट पावर के अनुपात को वास्तविक पावर बटा आभासी पावर के अनुपात को बोलते हैं पावर फैक्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C। ध्यान रखें, वास्तविक पावर बटा अपरेंट पावर के अनुपात को पावर फैक्टर बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोड के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उत्पन्न पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये बताना है कि लोड के लिए जो डिलीवर किए गए पावर और जनरेटर से उपलब्ध पावर के अनुपात को क्या बोलेंगे। ट्रांसड्यूसर गेन, वोल्टेज गेन, प्रतिरोध गेन, करंट गेन, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उत्पन्न पावर के अनुपात को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर गेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक इलेक्ट्रिक भाग जिसे दो कंडक्टर प्लेट एक साथ खाली स्थान पर अलग की गई है, तो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में जो समय लगा है उसे क्या कहा जाता है। समर्थ है उसे क्या कहा जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉनिक भाग है जो दो चालक प्लेटों से एक खाली स्थान से क्या किया हुआ है, अलग है, तो ये परिभाषा होती है कैपेसिटर की। क्या होती है, दो चालक प्लेटों को एक खाली स्थान से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वह क्या होता है, कैपेसिटर का निर्माण होता है। तो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। इसने बोल दिया है तो वो होगा कैपेसिटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांसफार्मर जिसका एक प्राथमिक कॉइल है 100 टर्न का है और माध्यमिक कॉइल कितनी है, 2000 टर्न का है। तो 12 वोल्ट से उसे प्राथमिक जुड़ा हुआ है, तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो ये देखिए, जो प्राथमिक टर्न है उसमें 100 क्या है, प्राथमिक कॉइल में 100 टर्न है, द्वितीयक कॉइल में 2000। तो बेसिकली कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, यानी वोल्टेज का मान कितना होगा, अधिक प्राप्त होगा। तो अब देखिए, जो N2 के मान है वो कितना है, N2 का मान होगा 100। N2 का मान देखिए कितना है, 2000। N2 का मान कितना है, देखिए 2000। और जो N1 का मान है 100 टर्न। और इसमें देखिए, ये प्राथमिक कुंडल जो वोल्टेज है वह है 12 वोल्ट सेकंड हम निकालने हैं। तो देखिए 12 दूना 24 और 240 वोल्ट होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 240 वोल्ट। ये देखिए 12 वोल्ट का था और उसमें टर्न कितने कर दिए, 2000 करने पर ये कितने का हो जाता है, 240 वोल्ट का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च गेन के लिए निम्न एम्पलीफायरों में किसे वरीयता दी जाती है।
जो उच्च गेन के एम्पलीफायरों में किसे वरीयता दी जाती है? डोलिंगटन का युग्मन एम्पलीफायर, वर्ग ए का एम्पलीफायर, या फिर कैस्कोड एम्पलीफायर, या डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें उच्च गेन के जो एम्पलीफायर होते हैं उन्हें किससे वरीयता दी जाती है? कैस्कोड एम्पलीफायर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। जो उच्च गेन होते हैं वह एम्पलीफायरों में वरीयता दी जाती है कैस्कोड एम्पलीफायर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी बैक हो गया है ये। तो कौन सा लॉजिक गेट दो समांतर स्विचों के फंक्शन के समान है? ये बताना है कि कौन सा लॉजिक गेट है जो दो क्या होते हैं। देखिए इस प्रकार से होता है ये। तो कौन सा लॉजिक गेट है जो दो समांतर स्विचों के समान होता है? जब इसमें 1 देने पर, इसे 0 देने पर भी क्या होगा? बल्ब जलेगा। और इसे 0 और इसे 1 देने पर भी क्या होगा? बल्ब जलेगा। तो ये कौन से प्रकार का गेट है? ये एक प्रकार का ओर गेट है। कौन सा होगा? ओर गेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न माध्यमों से किसमें न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है? ग्लास की होगी, क्वार्ट्ज की होगी, या वायु की होगी, पैराफिन वैक्स की होगी, या पॉलीस्टीरीन की होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायु। तो निम्न ध्यान रखें, निम्न माध्यम में जो न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक होती है, डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वह वायु की होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैपेसिटर का डिसिफेक्शन फैक्टर के प्रयोग द्वारा मापा जाता है? पोटेंशियोमीटर द्वारा मापेंगे, या कैपबेल द्वारा मापेंगे, या शेरिंग ब्रिज द्वारा मापेंगे, या गैल्वेनोमीटर द्वारा मापेंगे, या व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा। तो कैपेसिटर का जो डिसिफेक्शन फैक्टर होता है उसे हम शेरिंग ब्रिज से मापेंगे। ध्यान रखें, शेरिंग ब्रिज से मापेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई जो ध्वनि किस नाम, उसका नाम क्या दिया जाता है? किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को हम क्या नाम देते हैं? उसे देते हैं हमिंग। किस नाम की ध्वनि उत्पन्न होती है? हम के नाम से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हमिंग बोला जाता है। इंडक्शन मोटर में जो वास्तविक स्लिप कितनी होती है? जो इंडक्शन मोटर में जो वास्तविक स्लिप होती है वो कितनी होती है, ये बताना है। जो इंडक्शन मोटर में जो वास्तविक स्लिप होगी यानी बिना लोड पर, क्या होगी? 3 से 5%। क्या होगी? 3 से 5% क्या होगी? इसकी स्लिप होगी। क्या होगी? स्लिप 3 से 5% होगी। कितनी होगी? ध्यान रखें, इंडक्शन मोटर में 3 से 5% स्लिप होती है, और जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें 0% स्लिप होती है। और जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन जो मोटर होगी स्थिर अवस्था में रोटर होने पर क्या होगा? 100% स्लिप होगी। और जो इंडक्शन मोटर में लोड स्थिति पर कितना होता है? नो लोड की जो स्थिति में जो स्लिप होगा वो कितना होता है? 3 से 5% तक माना गया है। चलते हैं। एक 4 पोल मशीन के लिए डुप्लेक्स वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी? तो ये ध्यान रखें, जो डुप्लेक्स में होगा उससे 2 गुना हो जाता है। तो 4 × 2 कितना होगा? डुप्लेक्स में 8 होगा। 4 पोल है तो वह 2 गुना हो जाएगा, समांतर पथों की संख्या 8। ससप्टेंस शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है? फेरड के रूप में, माइक्रोफेरड के रूप में, ओम में, या हेनरी में, और या फिर सीमेन में। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो ससप्टेंस होता है, जो ससप्टेंस होता है वो किस शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है? वो किया जाता है सीमेन के रूप में, सीमेंस के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि करंट और वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बार है तो पावर होगी? तो ये देखिए पावर बताना है, जब P बराबर V गुणा I इंटू कोस फाई। जब कितना है? फाई का मान कितना है? 90 डिग्री। तो कोस फाई का मान 90 डिग्री होने पर क्या हो जाता है? ये 0 होगा। जब पावर को जब हम वोल्टेज इंटू करंट से और इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर भी क्या होगी? 0 होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यदि करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री से फेज बार है तो पावर होगी न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, सतत व एकक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शून्य। कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होगा। ध्यान रखिए, कोस 90 का मान 0 हो जाने पर क्या हो जाता है? ये पूरा पावर क्या हो जाता है? शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थायरिस्टर बंद हो जाता है तो एनोड का करंट भी से नीचे जाता है? फॉरवर्ड करंट से नीचे, होल्डिंग करंट से नीचे, लेचिंग करंट से नीचे, ब्रेकडाउन करंट से नीचे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेचिंग करंट।
क्या बोला जाता है? लेचिंग करंट बोला जाता है। सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ, दोबारा देखिए। जो थायरिस्टर बंद है, यदि थायरिस्टर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, तो जो एनोड का जो करंट होगा, जो एनोड का जो करंट होगा उसे बोला जाता है होल्डिंग करंट से भी नीचे जाता है। थायरिस्टर बंद हो जाता है तो एनोड में क्या रहता है? करंट रहता है, वह करंट होल्डिंग करंट से भी नीचे जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि थायरिस्टर बंद हो जाता है तो एनोड का करंट भी क्या होता है? होल्डिंग करंट से नीचे जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वेव में फॉर्म फैक्टर का उच्चतम मान होता है? साइन वेव में होगा, ट्राइंगुलर वेव में होगा, स्क्वायर वेव में होगा, या रेक्टेंगुलर वेव में होगा, हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव में होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए किस वेव का जो फॉर्म फैक्टर होगा वो उच्चतम होगा, वो होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव जो परिवर्तित साइन वेव है उसका जो मान होगा वह फॉर्म फैक्टर का मान उच्चतम मान होगा। तो ये राइट आंसर होगा, क्या होगा? ई, हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव। तो आज के 100 क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट हो गए हैं। उसी प्रकार से हम कल भी अगले जो इसकी डेट का जो पेपर है उसे सोल्व करेंगे। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।